इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो साइकिल के बारे में तो इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, लेकिन नॉर्मली ये बताना चाहा है इस चैप्टर ने कि सेल डिवीजन क्या होता है और कितने तरीके का होता है। एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, ये दो चीज़ का डिस्कशन किया हुआ है। तो पहला चीज़ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ने ये सीखा था, स्फेरिकल dense and membrane bound body located in the center of cell is called nucleus. दूसरा चीज हम लोग ने ये सीखा था what is कैरियोलॉजी। सो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी, यानी आप कैरियोलॉजी में न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग ने ये सीखा था न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज डायरेक्टर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर इसको ही नाम दिया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेल, बिकॉज इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। यानी सेल की जो भी एक्टिविटीज होती है उसको निर्देशित करती है या उसको कंट्रोल कौन करती है? न्यूक्लियस। इसीलिए इसे न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर या सेल का ब्रेन या चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी के बारे में बात करें तो इट वॉज फर्स्ट सीन बाई एंटोन वैन लीवेनहोइक। तो एंटोन वॉन लीवेनहोइक के द्वारा सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया था? आरबीसी में। लेकिन किसके आरबीसी में? तो साल्मन फिश के आरबीसी में। बट इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था इन ऑर्किड्स रूट सेल, यानी जो ऑर्किड प्लांट होता है उस ऑर्किड प्लांट के रूट सेल में सबसे पहले इसे क्या किया गया था? खोजा गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑकरेंस की बात करें सो इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। एक्सेप्ट, अपवाद में अगर बात करें मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, यानी उसी को बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट्स। यानी जो आरबीसी होती है मैमल्स की, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड इन मैच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ द हायर प्लांट्स, यानी जो हायर प्लांट्स का सीव ट्यूब्स होता है, आगे हम लोग सीखेंगे फ्लोएम का एक पार्ट होता है सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो सीव ट्यूब्स होती है फ्लोएम की उसमें ये एब्सेंट होता है। यानी एनिमल के केस में आरबीसी के अंदर, मैमल्स में, और प्लांट्स के केस में सीव ट्यूब में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसके वजह से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, या उसी को नाम दिया गया था जीनोफोर। तो हम लोग इसको पहले सीख चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस फीचर होती है किसका? यूकैरियोटिक सेल का, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होती है। दूसरा चीज हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि अगर देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या दिखाई देगी आपको? वेल डेवलप्ड। लेकिन वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। तो जो न्यूक्लियस वाला अनडिफाइंड रीजन होता है उसी को नाम क्या दिया जाता है? न्यूक्लियोइड। यानी प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो टिपिकली जो न्यूक्लियस की बात करते हैं उसमें 4 स्ट्रक्चर मिलेगा आपको देखने के लिए। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमैटिन नेटवर्क और चौथा न्यूक्लियोलस। तो अगर कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, वेल डेवलप्ड है, तो उसमें ये 4 कंपोनेंट्स नजर आएंगे। एक न्यूक्लियस की चारों तरफ की बाउंड्री जिसको नाम दिया गया है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, या उसी को नाम दिया गया था न्यूक्लियर इन्वेलप, या इसका एक और नाम दिया गया था कैरियोथीका। तो इसे कैरियोथीका के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है मेम्ब्रेन, उसी को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। ये डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी जिस पॉइंट पर ये फ्यूज करेगा वहां पे स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, उन्हीं स्मॉल पोर्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स। इस पोर्स के मदद से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और मटेरियल का एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उसी को नाम दिया जाता है क्रोमैटिन, और एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है
वो जेली लाइक फ्लूइड से भरा पड़ा रहता है, जिसको नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी टिपिकली एक न्यूक्लियस में आपको 4 भाग नजर आएंगे। पहला उसका मेम्ब्रेन, जिसको नाम क्या दे देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो उसका कंपोनेंट है उसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क, जो सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस्ड हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में। और साथ ही साथ उसके अंदर एक और डेंस बॉडी मिलेगी, स्फेरिकल डेंस बॉडी, जिसको नाम क्या देंगे, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स पाए जाते हैं उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स। अब एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप, कैरियोथिका या न्यूक्लियोलेमा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन, यानी ये डबल लेयर्ड होती है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इक्टोकैरियोथिका। तो कैरियोथिका का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और इक्टो का मतलब होता है बाहरी, जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड मिलेंगे आपको। जबकि इनर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं इंडोकैरियोथिका, और ये कैसा होता है, विदाउट राइबोसोम्स। और दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यानी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होता है उसी को नाम क्या देते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर पोर्स, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स octagonal pores that are called nuclear pores. These nuclear pores are the passage, रास्ता बनाते हैं, through which movement of RNA and protein takes place. Molecules in both direction between the nucleus and cytoplasm, यानी सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। यानी वो पोर्स हेल्प करता है मटेरियल के एक्सचेंज में, किसमें, तो न्यूक्लियस के अंदर आने में या न्यूक्लियस से बाहर जाने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो दूसरा मेन कंपोनेंट था उसका नाम था न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सेमी फ्लूइड कोलोइडल ग्राउंड सबस्टांस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलेंगे, कैरियोलिम्फ। तो दो चीज सीखे, एक इसका मेम्ब्रेन जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ है तो इक्टोकैरियोथिका, अंदर की तरफ है तो इंडोकैरियोथिका, या और सिंपल भाषा में बोल सकते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को नाम दिया जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया होता है वो जेली लाइक फ्लूइड सबस्टांस फील्ड होता है, जिसको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसका दूसरा नाम हो गया कैरियोलिम्फ। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो ऑक्टागोनल पोर्स पाए जाते हैं उस पोर्स को नाम दे दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स। और उस पोर्स के थ्रू क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यानी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर कनेक्टेड थ्रू अ पोर्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। थर्ड जो मेन कंपोनेंट है उसका नाम हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोप्लाज्म contains many thread-like coiled and elongated structures called chromatin network, and chemically chromatin network is consist of DNA approx 31%, RNA 2 to 5%, histone protein 36% and non-histone protein। यानी chromatin network DNA, RNA, histone protein और non-histone protein के मिलने से बना होता है। जो टर्म क्रोमैटिन नेटवर्क वो हम लोग बोल रहे हैं ये दिया गया था किसके द्वारा, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। और क्रोमैटिन नेटवर्क को अगर अच्छे से देखना हो तो उसके लिए एक स्टेन यानी पिगमेंट का यूज करते हैं। अगर न्यूक्लियस को अगर हम लोग एसीटो कार्मिन से स्टेन कर देंगे तो हमें स्पष्ट रूप से क्या नजर आना शुरू कर देगा, क्रोमैटिन नेटवर्क। और यही क्रोमैटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस्ड होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स। इसलिए क्रोमोसोम्स भी किसके मिलने से बना होगा, डीएनए से, आरएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज अ डेंस स्फेरिकल एंड मेम्ब्रेनलेस एंड डीएनए फ्री सब सेलुलर
स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में भी एक डेंस स्फेरिकल और विदाउट एनी मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ डीएनए फ्री, उसमें कोई डीएनए एसोसिएट नहीं होता है, वैसे स्ट्रक्चर जो पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फोंटाना। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? फोंटाना ने। लेकिन जो नाम न्यूक्लियोलस हम लोग बोल रहे हैं, ये नाम न्यूक्लियोलस किसके द्वारा दिया गया था? बॉमेन के द्वारा। तो क्या सीखे? न्यूक्लियोलस खोजा गया था फोंटाना के द्वारा, लेकिन टर्म न्यूक्लियोलस किसके द्वारा दिया गया था? बॉमेन के द्वारा। इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस है जो छोटा सा है, इसलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं? लिटिल न्यूक्लियस। एंड इट इज सिंथेसाइज राइबोसोम्स, ये किसको पैदा करता है? राइबोसोम्स को। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये तो पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा 4 कंपोनेंट्स के बारे में। एक क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे जुड़ा हुआ है न्यूक्लियर पोर्स। दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 चीज मिलेगा, क्रोमैटिन नेटवर्क, और तीसरा क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियोलस। ये सभी चीज अगर स्पष्ट रूप से नजर आएंगे तो आप बोल सकते हैं कि दैट न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, ये न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड है। और इस प्रकार का न्यूक्लियस आपको कहां देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में। Functions of nucleus: it stores genetic information in its DNA molecule that can pass on the daughter cell, यानी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि माता पिता का कैरेक्टर कहाँ आता है? हमारे अंदर आता है। तो वो कैरेक्टर आता है क्रोमोजोम, नाम सुने होंगे। 23 क्रोमोजोम फादर से हम लोग रिसीव करते हैं और 23 क्रोमोजोम मदर से। तो यानी वो क्रोमोजोम बना किस चीज का है? डीएनए से। और डीएनए क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज हाउस होता है। तो जो भी मदर फादर का कैरेक्टर वो स्टोर कहाँ पे है? उस डीएनए के अंदर, उस क्रोमोजोम के अंदर। तो जैसे ही वो क्रोमोजोम अगली पीढ़ी में आकर मिलेगा फर्टिलाइजेशन के टाइम में, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दौरान हमारे अंदर पास आउट हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और अगले पीढ़ी में डॉटर सेल में पास आउट करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल बाय कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम्स के निर्माण के द्वारा न्यूक्लियस सेल के अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको ब्रेन या डायरेक्टर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ऑल वेरिएशंस caused by the changes is genetic material present in the nucleus, यानी जेनेटिक मटेरियल में जितना चेंजेज होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इट डायरेक्ट्स द synthesis of some structural protein and chemicals required for cell growth maintenance with the help of RNA। इसके अलावा न्यूक्लियस क्या करेगी? निर्देश देती है कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन के निर्माण में। इसके अलावा ये कुछ केमिकल्स को भी बनाती है जिसकी जरूरत किसको होती है? सेल ग्रोथ को। या फिर ये मेंटेन करना हो सेल को, तो उसके लिए वो क्या करेगी? आरएनए की मदद से ये काम करवाएगी। तो यहाँ पे ये सभी फंक्शंस किससे संबंधित है? न्यूक्लियस से। अब जो एक कंपोनेंट हम लोग पढ़े कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, वो क्रोमैटिन नेटवर्क आगे चल के किस में बदल जाएगा? क्रोमोसोम में। बट कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसके बारे में अगर बात करें क्रोमोसोम्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहा है। तो जो क्रोमोसोम्स है, these are rod shaped and highly condensed form of chromatin network which are store and transmit hereditary information called chromosomes, यानी रॉड शेप्ड एंड क्रोमैटिन का जो कंडेंस्ड पार्ट होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो आगे ले जाकर उसको पास आउट करता है, वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम्स। और सिंपल भाषा में बोल सकते हैं तो बोलेंगे क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, यानी क्रोमैटिन नेटवर्क का जो कंडेंस्ड फॉर्म होता है उसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? क्रोमोसोम। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन नेटवर्क गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, यानी सेल डिवीजन के दौरान आज का क्रोमैटिन क्या बदलने वाला है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट द मेटाफेज, सेल डिवीजन का एक पार्ट होता है मेटाफेज, उस दौरान हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कुछ ऐसा नजर आएगा। बिकॉज साइज ऑफ क्रोमोसोम इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग दिस फेज, यानी इस समय क्रोमोसोम खूब छोटा और मोटा नजर आता है तो इसके स्ट्रक्चर को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। बट शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडी ड्यूरिंग एनाफेज,
यानी अगर आपको स्ट्रक्चर स्टडी करना है क्रोमोजोम्स के बारे में तो कब देख लीजिए, मेटाफेज में। उसके शेप के बारे में बढ़िया से देखना है तो आप कब देख लीजिए, एनाफेज में। यानी सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो क्रोमोजोम में कंडेंस हो जाता है। अगर जैसे बात किया जाए, अगर इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क है। कुछ समझ में आ नहीं रहा है इसमें कौन कौन सा पार्ट है, क्या कंपोनेंट है, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान ये स्पष्ट रूप से इसमें बदल जाएगा तो आपको क्रोमोसोम में, यानी इस कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। यानी क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोमोसोम में, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो हर एक क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। ये एक ही क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स हैं, ठीक है ना, दिस आर आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं उन्हीं को नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे चल के बहुत आसान कर देगा आपके साइंस से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट अभी आप सीख रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों आर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर एक और ऐसा क्रोमोसोम रहता तो वो भी उनका आर्म्स कहलाता सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन वे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जैसे माता पिता की अगर दो बेटियां हैं तो आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर। लेकिन अंकल की भी बेटी आ जाए साथ में तो भी बहन ही है, लेकिन वो क्या कहलाएंगी, कजन्स कहलाएंगी ना। वैसे ही क्रोमोसोम्स में भी ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है, सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे क्रोमोसोम के हिस्ट्री की बात करें, हॉफमिस्टर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द क्रोमोसोम एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द ट्रेडेस्केंसिया। ट्रेडेस्केंसिया में सबसे पहले क्रोमोसोम्स को धागे जैसी संरचना में किसने देखा था, हॉफमिस्टर ने। वाल्टर फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड क्रोमोसोम्स इन द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलामेंडर लार्वा। तो सैलामेंडर लार्वा में जो है क्रोमोसोम्स को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने। अब यहाँ पे एक टर्म अच्छा सा आ जा रहा है, क्रोमोसोम नाम किसके द्वारा दिया गया, तो बोलेंगे वाल्डियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसने नाम दिया था, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, वाल्डियर के द्वारा। अब कंपोजिशन की बात करेंगे क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स बना किससे है, क्रोमैटिन से। और क्रोमैटिन जिस चीज के मिलने से बना होगा उसी से क्या बना होगा, क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। Most of the chromosome have 40% DNA and 60% प्रोटीन। यानी अधिकांश क्रोमोसोम में 40% डीएनए मिलेगा और 60% क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। क्रोमोसोम्स forms physical basis of inheritance and DNA forms the chemical basis of inheritance। अब आगे आप सीखेंगे इनहेरिटेंस मतलब माता पिता का गुण कहाँ जाता है उनके बच्चों में, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का फिजिकल बेस कौन है, क्रोमोसोम, और केमिकल बेस क्या है, डीएनए। और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसी को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। यानी क्रोमोसोम का डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो आरएनए और प्रोटीन बनाता है, किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीन। यानी केमिकली जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना, जो हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो सब में क्रोमोसोम एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। पेयर बोलेंगे तो कितना, 23। यानी पहला क्रोमोसोम कितना होगा, 2। दूसरा क्रोमोसोम कितना होगा, 2। तीसरा क्रोमोसोम, सब क्रोमोसोम पेयर में होंगे ना, तब ना बोलेंगे 23 जोड़ा है। यानी पहला क्रोमोसोम कितना होगा, 2 होगा। यानी 2 सेट मौजूद है एक सेल के अंदर, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। और जहां भी डिप्लॉयड कंडीशन होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, 2n। क्या बोलते हैं, 2n। अब इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23। यानी हाफ सेट, 1 सेट आया तो उसको बोलेंगे वो गैमिट में पाया जाता है और उसको n से डिनोट करते हैं। और उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, हैप्लॉयड। क्या यूज करते हैं, इसमें कितना क्रोमोसोम, 23। यानी ह्यूमन बींग्स में कितना क्रोमोसोम है, 46। गैमिट में कितना है, 23। रैट में 42 तो उसके गैमिट्स में 21, आधा कर देना है। डॉग में 78 और गैमिट में 39। फर्न, ओफियोग्लोसम एक प्लांट है, फर्न है, इसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम है कितना, 1260।
एप्पल में 34, राइस में 24, मेज में 20। यानी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोजोम की संख्या अलग अलग होती है। तो इंसान के अगर इंसान के शरीर में बात की जाए तो कितने क्रोमोजोम्स हैं? 46। और अगर बात किया जाए कितने पेयर्स हुए हैं? 23 पेयर्स। तो मान लेते हैं अगर ये एक सेल है तो इसके अंदर पूछा जाए पहला क्रोमोजोम कितना है? 2। दूसरा क्रोमोजोम भी 2। ऐसे करते करते टोटल कितने क्रोमोजोम है? कितने क्रोमोजोम है? 46 है ना। तो अगर आप पढ़ोगे मेल है तो उसमें XY होगा, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, और फीमेल होगी तो XX होगा। अच्छा, इसका एक सेट चला जाए तो यहाँ पे एक सेल है, इसमें पहला क्रोमोजोम एक, दूसरा क्रोमोजोम एक, तीसरा क्रोमोजोम एक, और यहाँ से आ गया X। एक सेट आया। तो अगर एक सेट आ रहा है तब उसको हम लोग नाम क्या देंगे? हैप्लॉइड। क्या नाम देंगे? हैप्लॉइड। यानी वन सेट क्रोमोजोम आ रहा है तो उसको नाम दे देंगे हैप्लॉइड। क्या नाम दे देंगे? हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। और दो सेट है तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। यानी डिप्लॉइड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से, और हैप्लॉइड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी किसी सेल में दो सेट क्रोमोजोम है, 2 सेट कंप्लीट दोनों सेट है तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। और एक सेट आ रहा है मतलब ये दोनों में से एक भी छड़ किधर आ रहा है, यानी एक सेट क्रोमोजोम इधर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। तो बोला जाए कि डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोजोम है इंसान में, तो क्या बोलेंगे? 46। और हैप्लॉइड सेल में कितने हैं? तो याद रखना है कि जो भी गैमिट्स होते हैं उन गैमिट्स में क्रोमोजोम की संख्या आधी होती है बॉडी में मौजूद क्रोमोजोम की संख्या से, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। अब पूछा जाए स्पर्म में कितना क्रोमोजोम है, तो 23। ओवम में कितना क्रोमोजोम है? 23। अब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म और ओवम आपस में मीट करते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। तो मदर से रिसीव किया गया कितना क्रोमोजोम? एक सेट, यानी 23, और फादर से एक सेट, और दोनों मिला तब ना कंप्लीट 2 सेट मिला हमें, तो 23 प्लस 23 तब जाके क्या हो जाता है? 46 हो जाता है। तो ऐसे क्या हुआ? क्रोमोजोम की संख्या अगली पीढ़ी में मेंटेन हो गई, रीस्टोर हो गई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रीस्टोर हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखना है। खैर अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। ये बातें समझ में आ गई? अगर बात करेंगे ऑटोसोम, और एक आ जाएगा इसके साथ आपको एलोसोम्स, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्रोमोजोम्स लिया है बहुत सारे। टोटल कितने पेयर हैं? तो बोलेंगे 23 पेयर है। कितने पेयर है? देखिए पहला क्रोमोजोम 2 को दिख रहा है, दूसरा क्रोमोजोम भी 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो क्रोमोजोम है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, X और Y। मतलब ये किसका सेट है? मेल का। अगर दोनों XX रहता तो बोलते हैं फीमेल का सेट है। तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? तो अगर दोनों X नजर आ रहा है तो फीमेल, और X और Y नजर आ रहा है तो मेल। यानी ये सभी क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको? सोमैटिक कैरेक्टर्स को। यानी क्रोमोजोम्स that control the somatic character and do not determine the sex of individual are called autosome। यानी जो क्रोमोजोम सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन में चाइल्ड पैदा होने वाला है वो लड़का है या लड़की, वो क्या कहलाता है? ऑटोसोम। अब ऑटोसोम को छोड़ दिया जाए तो शेष बचे हुए यानी टोटल 23 में से 22 पेयर्स, कितना? 22 पेयर्स, मतलब 44 क्रोमोजोम ऑटोसोम हो गए। लास्ट वाला जो एक पेयर है, यानी लास्ट वाला 2 क्रोमोजोम या एक पेयर क्रोमोजोम, वो क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोजोम। और सेक्स क्रोमोजोम 2 तरह का होता है, X और Y। क्रोमोजोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड एलोसोम, या इसी को हम लोग नाम देते हैं सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है ना। इन्हें सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है। और सेक्स क्रोमोजोम कितने होते हैं? 2, एक X और एक Y। अब ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे 44, मतलब ऑटोसोम आप प्लस सेक्स क्रोमोजोम XX, कितना हो गया? टोटल 46 हो गया। वैसे ही अगर मेल का कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो इसका अगर जेनेटिक मेकअप लिखते हैं तो 44 ऑटोसोम आप प्लस XY हो गया 46 क्रोमोजोम। यानी ये हो गया 23 पेयर, 23 पेयर। तो आप इसको एक तरह से और भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 22 प्लस X लिखे, तो 22 प्लस X का मतलब क्या हुआ? 23 क्रोमोजोम। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हैप्लॉइड कंडीशन को, यानी गैमिट्स में मौजूद क्रोमोजोम की संख्या। तो यहाँ पे
लिखना हो तो हमें दो तरीके से लिखना होगा, 22 प्लस एक्स और एक बनेगा 22 प्लस वाई। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पर्म में मौजूद क्रोमोसोम की संख्या को। यानी मेल में स्पर्म दो तरह का होता है, एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला एक से फर्टिलाइज करेगा तो लड़की पैदा होती है, वाई क्रोमोसोम वाला एक से फर्टिलाइज करेगा तो लड़का पैदा होता है। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम स्पर्म के द्वारा कैरी किया जा रहा है। ये बातें समझ में आ गई आपको? अब देखिए, ये चीजें आपको नहीं याद रखनी है, फिलहाल जानकारी के लिए मैंने ऐसे बताया कि क्रोमोसोम्स के जो आर्म होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? अब दो धागा को लेकर कहीं पे बांध दीजिए, तो जहां पे बांधिएगा वहां पे थोड़ा सा धंस जाएगा, कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पे वो बंधता है, यानी दोनों आर्म जिस पॉइंट पे जुड़े रहते हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम देते हैं? यानी दोनों आर्म जिस पॉइंट्स पे अटैच रहते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर अगर सेंटर में है, कहां पे है? सेंटर में, तो ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला दो आर्म दोनों आपस में बराबर होगा, इक्वल आर्म होगा, तो उसको बोलते हैं आपको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम चार प्रकार के होते हैं। इफ, ठीक है ना, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, यानी सेल के सेंटर, सॉरी, क्रोमोसोम के सेंटर में अगर मौजूद है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हो गया तो क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब सिचुएटेड नियर द टिप ऑफ, यानी टिप पर आ गया तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंटीमीटर। और लास्ट हो गया टीलोसेंट्रिक, यानी एक टिप पे चला गया। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के हो जाते हैं? चार। यदि सेंट्रोमियर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे है तो क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक, और किनारों की तरफ है तो क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक, और एकदम टिप पर चला गया तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो ये आप याद कर सकते हैं, ऐसे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आगे काम आएगा। सेल डिवीजन, यही आपका लास्ट टॉपिक है। सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड करना। अब सेल डिवाइड कर रही है तो सेल डिवीजन जरूरी है। हमारा भी जन्म एक सिंगल सेल से हुआ है जिसको जाइगोट बोलते हैं, उसमें लगातार डिवीजन हुआ तो इतना बड़ा शरीर बना हुआ है, तो सेल डिवीजन जरूरी है। लेकिन अब ये सवाल है कि सेल डिवाइड क्यों करेगी? अब सिंपल लॉजिक समझिए, जैसे जैसे फैमिली बड़ा होता है वैसे वैसे पिताजी को फैमिली को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो परिवार में क्या करना पड़ता है? बंटवारा करना जरूरी होता है, ताकि फादर आसानी से क्या कर सके? फैमिली पे अपना कंट्रोल बना सके। जैसे कि न्यूक्लियस हमेशा क्या चाहेगा? कि मेरा कंट्रोल सेल पर बना रहे, वो नहीं ना चाहेगा कि मेरा कंट्रोल खत्म हो। लेकिन जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होता है उसके रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज तो छोटा होगा, तो एक छोटा सा न्यूक्लियस एक बड़े से सेल को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में वो सेल को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, सो दैट न्यूक्लियस क्या कर सके? अपना कंट्रोल सेल के ऊपर फिर से प्राप्त कर सके। एक ये सिंपल भाषा में ये हो गया। लेकिन हायर क्लासेज में जाइएगा तब ये सीखना पड़ेगा कि इसके पीछे दो रीजन होता है, एक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और एक होता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। लेकिन एकदम अगर सिंपल भाषा में अगर पूछे को कोई सेल डिवाइड क्यों कर रही है, तो बोलेंगे कि जब कोई सेल ग्रो करती है, साइज में बड़ी होती है, तो उसके अपेक्षा उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो एक छोटे से न्यूक्लियस के द्वारा बड़े से सेल को कंट्रोल कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो न्यूक्लियस नहीं चाहती है कि सेल के ऊपर मेरा कंट्रोल खत्म हो, इसलिए न्यूक्लियस क्या हो रही है? पहले डिवाइड करती है और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, यानी सेल को डिवाइड करना पड़ता है ताकि न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल के ऊपर बना रहे। यानी सेल डिवीजन बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन सिंपल भाषा में समझिए ये एक सेल है। अब ये सेल डिवाइड करेगी, और डिवाइड करेगी तो पहला इसकी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जो ये कंपोनेंट है न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है। तो देख सकते हैं पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यानी सेल डिवीजन में पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसको नाम दिया जाता है कैरियोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के डिवीजन के तुरंत बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। यानी
कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या स्टार्ट होगा? साइटोकाइनेसिस, यानी पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होगा, यानी न्यूक्लियस का बंटवारा होने का मतलब क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का बंटवारा हो रहा है, मेन तो वही है, उसी को बांटना है। उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगी तब उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू करेगा और इससे 1 से 2 सेल बन जाएगी। यानी व्हाट इज सेल डिवीजन? द प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स and form two nearly equal daughter cell which resemble the parental cell in a number of character। अब जैसा ये सेल होगा वैसे इसके डॉटर सेल्स भी होंगे, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। डिस्कवरी की बात करेंगे तो प्रीवोस्ट और डुमास, ये दो साइंटिस्ट हैं जिसने सेल डिवीजन को कहां देखा था? क्लीवेज ऑफ जाइगोट ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग का जाइगोट कैसे डिवाइड कर रहा है उसको मैं इन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया था। लेकिन आप पढ़ चुके हैं रिडोल्फ विर्चो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सजेस्ट दैट न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड ओमनीसेलुला एसेलुला। तो ये बहुत पहले से सेल डिवीजन की कॉन्सेप्ट चली आ रही है। तो सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं माइटोसिस और एक को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल डिवीजन। क्या होता है? मतलब डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम बराबर बराबर बटेंगे। और मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम की संख्या घटती है। माइटोसिस जब भी होता है तो उससे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट आता है, और जहां मियोसिस होती है वहां पे गैमिट फॉर्मेशन की बात होती है, यानी गैमिट्स का निर्माण होता है। और माइटोसिस में पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से 4 हैप्लोइड सेल बनते हैं। क्या बोलते हैं? 4 हैप्लोइड सेल। अब देखिए हैप्लोइड टर्म आ गया फिर से। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में पहला क्या हो गया? माइटोसिस। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a parental cell divides into 2 identical daughter cell in such a way that both cells have the same number of chromosomes than that of the parental cell is called mitosis। तो माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें पेरेंटल सेल डिवाइड करके ऐसे डिवाइड होती है कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या उतना ही रहती है जितना कि उसके डॉटर सेल में रहेगी। तो मान लेते हैं कि ये सेल जो है वो डिवीजन में भाग ले रही है, तो इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे? पेरेंटल सेल। तो ये हो गई पेरेंटल सेल। दूसरी तरफ अब मान के चलते हैं कि ये ह्यूमन है, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 40, यानी कौन सा कंडीशन है? 2n। अब ये डिवाइड करेगी तो पहले इसका क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस। तो पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो इसका न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो कुछ ऐसे धीरे धीरे ये न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होना शुरू कर जाएंगे। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 46। तो ये डिवीजन से पहले अपने अंदर टोटल कितना क्रोमोसोम्स किया होगा? 92 किया होगा, डबल किया होगा ना। अब एक पिताजी के 2 बेटे हैं, दोनों बोल रहे नहीं हमको बराबर संपत्ति चाहिए, तो कहां से लाएंगे पिताजी? अपने अमाउंट को डबल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जब डिवाइड करके 2 सेल बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों जो सेल बना एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन, इसी को हम लोग नाम देंगे डॉटर सेल। क्या नाम देंगे? डॉटर सेल। यानी जो सेल डिवीजन में भाग ले रही है उसको हम लोग नाम दे दिए पेरेंटल सेल, और डिवीजन के रिजल्टेंट जो न्यू सेल्स बन रही है उसको नाम क्या दे रहे हैं? डॉटर सेल। यानी माइटोसिस में डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या उतना ही होगी जितना कि पेरेंटल सेल में होगी। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितना हो गया? 46, और यहाँ पे भी क्रोमोसोम 46। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि जो क्रोमोसोम का बंटवारा हुआ डिवीजन के दौरान वो इक्वल हुआ या अनइक्वल? इक्वल। जितना पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम है उतना ही उसके डॉटर सेल में है, इसलिए इसी डिवीजन को हम नाम क्या देते हैं? माइटोसिस। और बराबर बराबर बंटवारा हो रहा है इसलिए इसको नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। बात समझ में आई? तो एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें जब पेरेंटल सेल डिवाइड करके 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल इस प्रकार से बनाती है कि दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या अपने पेरेंटल सेल में मौजूद क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है, तभी उसी को क्या नाम दिया जाता है? माइटोसिस। तो पहले वो अमाउंट डबल करेगा ना, पहले अमाउंट डबल करेगा। अब पिताजी के पास मान लीजिए कि वो फ्रिज है, 2 को बेटा है, दोनों लड़ रहे ना हमको फ्रिज चाहिए, तो क्या करेंगे? उसमें से आधा आधा काट कर दे देंगे कि एक और लाएंगे? बंटवारा से पहले डबल किए ना,
वैसे ही क्रोमोजोम भी क्या होता है, अपने अमाउंट को डबल करता है, उसको क्रोमोजोम रेप्लिकेशन बोलते हैं या डुप्लीकेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक डिलीशन. वाई? बिकॉज इट अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी. शरीर में दो तरह की सेल होती है, एक सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल. तो जर्म सेल गैमिट फॉर्मेशन में भाग लेता है और सोमैटिक सेल जो होता है वो हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, ठीक है ना. तो यहाँ पे इट ऑल्सो अकर्स इन द डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, leaves, flowers and fruit during growth. Mitosis was first observed by Strasburger in plant cell and Walter Fleming by in animal cell. यानी माइटोसिस को प्लांट सेल में स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था और वाल्टर फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में. लेकिन जो हम लोग नाम बोल रहे हैं माइटोसिस, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा. तो ये हो गया माइटोसिस. दूसरा जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मियोसिस, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक सेल भाग ले रही है, पेरेंटल सेल डिवाइड करके कितना सेल बना रही है? 2 डॉटर सेल. अच्छा, यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड यानी 2n. तो अगर एनिमल सेल होता है तो क्या लिखते हैं? 46. तो यहाँ पे भी क्रोमोजोम कितना जाता? 46. और यहाँ पे भी, यानी दोनों डॉटर सेल में क्रोमोजोम की संख्या पेरेंटल सेल के इक्वल है. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन. सेकेंड जो हो गया उसका नाम क्या हो गया? मियोसिस, ठीक है ना. तो मियोसिस का मतलब होता है कि जब मियोसिस में 2 पार्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड. तो जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो लास्ट में 4 सेल्स बनते हैं. कितने सेल बनते हैं? और चारों हैप्लॉइड होते हैं. क्या होते हैं? तो एनसीईआरटी में बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड. यानी कितने सेल्स बनते हैं? 4. तो पहला अंतर क्या हो गया कि माइटोसिस में 2 सेल बन रहा है और मियोसिस में 4 सेल बन रहा है. माइटोसिस में क्रोमोजोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन मियोसिस में हाफ सेट आ रहा है. अब देखिए यहाँ पे आपको कितना क्रोमोजोम दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना. दोनों का ये आर्म बढ़िया से आपको दिख रहा है. अब डिवीजन हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए. तो अलग हुए तो अगर मान के चलते हैं अगर ह्यूमन बीइंग है, इसमें कितने क्रोमोजोम है? 46. और जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्रोमोजोम आधा आधा हो जाता है. तो यहाँ पे कितना आ गया? 23. और यहाँ पे भी कितना आ गया? 23. अब फिर इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस सेकेंड. तो अब देखिए यहाँ से एक सेट इधर आया और एक सेट इधर आया, और फिर यहाँ पे लास्ट में इसमें से एक ही सेट ना आया यहाँ पे, यानी दोनों वाला पीला वाला कंपोनेंट अलग हुआ, ऐसे समझने के लिए. तो यहाँ पे एक सेट रिसीव हुआ. हर एक सेल को अपने पेयर का सिर्फ एक ही सेट प्राप्त हो रहा है. 2 सेट होता है कंप्लीट और प्राप्त कितना हो रहा है? 1 सेट. तो इसके अंदर कितना क्रोमोजोम? 23. यहाँ पे भी 23. तो हर एक क्रोमोजोम में हर एक सेल के अंदर क्रोमोजोम की संख्या अपने पेरेंटल सेल से आधी है या नहीं है? घटी. तो मियोसिस में क्रोमोजोम, इसलिए इसको नाम दिया जाता है रिडक्शनल डिवीजन. क्या नाम दिया जाता है? रिडक्शनल डिवीजन के नाम से इसे जाना जाता है. तो यहाँ पे जो समझना है, मियोसिस फर्स्ट के दौरान ही क्रोमोजोम की संख्या घट जाती है. मियोसिस सेकेंड के दौरान क्रोमोजोम की संख्या नहीं घट रही है, जैसे ऊपर थी वैसे ही नीचे आ रही है. तो आप आगे हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे ये सीखने को मिलेगा. तो एक्चुअल में जो माइटोसिस सेकेंड होती, मियोसिस सेकेंड, वो कहने के लिए मियोसिस है, बट उसका डिवीजन का नेचर माइटोसिस की तरह नजर आता है. यानी इस सेल और इन दोनों सेल को देखिएगा तो इक्वल क्रोमोजोम मिल रहा है. ऊपर वाले सेल में 23, यहाँ पे भी 23 और 23, मतलब बोलेंगे ना इक्वल बंटवारा हुआ है. तो मियोसिस सेकेंड जो होती है वो कैसी होती है? लाइक माइटोसिस, माइटोसिस की जैसे होती है, न कि माइटोसिस ही होती है. तो मियोसिस क्या है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल एंड ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. यानी इसका आधा क्रोमोजोम सबको प्राप्त होता है. मियोसिस को सबसे पहले वैन बेनेडिन, विनीवाटर और स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा स्टडी किया गया था, लेकिन टर्म मियोसिस फार्मर एंड मूरे के द्वारा दिया गया था. किसके द्वारा? फार्मर एंड मूरे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. यानी जब भी गैमिट्स फॉर्मेशन की बात हो तो गैमिट्स फॉर्मेशन में बेसिकली कौन सा डिवीजन आपको देखने को मिलेगा? मियोसिस. और नॉर्मली बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है तो वहां पे कौन सा डिवीजन देखने को मिलेगा? तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस. देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है. माइटोसिस मींस इन्वॉल्व्स 1 सेल डिवीजन. सेल एक ही बार डिवाइड कर रही है और 2 डॉटर सेल बना रही है. लेकिन यहाँ पे 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन हो रहा है.
यानी मियोसिस फर्स्ट, और उसके बाद क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स द सेम एज पेरेंटल सेल, क्रोमोजोम की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज हाफ्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल की क्या हो जा रही है, आधी। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये बराबर होती हैं, और डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल, मतलब जो भी डॉटर सेल बनेगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगी। अब ऐसा समझने के लिए आपको हायर क्लास में जब जाइएगा तो मियोसिस सेकेंड में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना, सब स्टेजेज होते हैं, उसी में एक पार्ट आता है जिसमें पैकाइटिन बोलते हैं, उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, उसके कारण ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। बस अभी जानिए कि डॉटर सेल माइटोसिस में आइडेंटिकल होती हैं, जबकि मियोसिस में बनने वाले चारों हैप्लॉइड सेल आपस में आइडेंटिकल नहीं होती हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। अब बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो वो फिर से रिपेयर कर रहा है अपने आप को, तो किसके कारण, माइटोसिस के कारण बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू माइटोसिस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गैमिट फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन भाग लेता है, तो क्या बोलेंगे, मियोसिस। इट अकर्स इन द सोमैटिक सेल बट इट अकर्स इन द जर्म सेल। तो क्या क्या डिफरेंस मिला, माइटोसिस में एक बार डिवीजन होता है, मियोसिस में दो सक्सेसिव। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंटल सेल के इक्वल होता है, जबकि इसमें क्रोमोजोम पेरेंटल सेल के आधा हो जाता है। डॉटर सेल आइडेंटिकल होती हैं, इसमें डॉटर सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती है। माइटोसिस के एंड तक जाते जाते दो डॉटर सेल बनती है, और मियोसिस के एंड तक जाते जाते 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण होता है। माइटोसिस आपको बॉडी के ग्रोथ और डैमेज टिश्यू के रिपेयरिंग में भाग लेती है, और गैमेट्स फॉर्मेशन में मियोसिस भाग लेती है। और बॉडी के सोमैटिक सेल में या सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है, और जर्म सेल में मियोसिस होता है। तो ये ओवरऑल कहानी थी आपकी सेल की। तो यहां तक हम लोग सेल का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, टिश्यू पढ़ना हम लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस पूरे सेल को कवर करेंगे और आज जाकर सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ये सभी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग एक्स्ट्रा पढ़े हैं, ये बात हम लोग मानते हैं, लेकिन फिर